दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं एक ऐसे भूतिया आदमखोर टाइगर की स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका सामना राजा यादवेंद्र दत्त दुबे से हुआ था। और यह जो घटना है ये आज की नहीं है, ये आज से 90 साल पुरानी सन 1935 की घटना है। और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उन्होंने अनेक मैन ईटर टाइगर का और मैन ईटर लेपर्ड का शिकार किया था। और ये जो इन्होंने मैन ईटर टाइगर और मैन ईटर लेपर्ड का शिकार किया था, ये उस दौर की बात है जब प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट भी मैन ईटर टाइगर और मैन ईटर लेपर्ड का शिकार कर रहे थे। यानी जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वे जिम कॉर्बेट जो प्रसिद्ध शिकारी थे उनके समकालीन थे। और इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, आजकल का जो झारखंड है या मध्य प्रदेश का वो इलाका जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है या झारखंड से लगता है, वहाँ के इलाकों में मैन ईटर टाइगर और मैन ईटर लेपर्ड का शिकार किया था। और राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने 40 साल अपने शिकार में लगाए थे। सन 1930 से लेकर के और 1970 तक वे हंटिंग में एक्टिव रहे थे और अनेकों मैन ईटर टाइगर्स का और मैन ईटर लेपर्ड का उन्होंने शिकार किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उन्होंने जिम कॉर्बेट की ही तरह पैदल मैन ईटर टाइगर्स का, मैन ईटर लेपर्ड्स का पीछा किया, उनका शिकार किया। और ऐसी कितनी ही घटनाएं उनके साथ भी घटित हुई जो कि जिम कॉर्बेट के साथ भी घटित हुई थी। ये जो भूतिया आदमखोर टाइगर की मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, प्रेत टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। यह जो टाइगर था मैन ईटर टाइगर, यह एक्टिव हुआ था 1935-1934 के आसपास। हजारीबाग का जो जिला है वहाँ पर दनुआ का एक जंगल है। और जो दनुआ का जंगल था वो राजा यादवेंद्र दत्त जो दुबे थे उनका आखेट स्थल था। वहाँ पर वो अक्सर छुट्टियाँ बिताने के लिए, वहाँ का जो वन विश्राम भवन है वहाँ पर वो गर्मियों में जाया करते थे। ये जौनपुर के राजा थे। और ये जो भूतिया टाइगर था इसने कुल मिलाकर के 20 इंसानों को मारा। और इनके साथ में राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की बड़ी ही आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई थी। और यादवेंद्र दत्त दुबे के द्वारा यह बताया गया कि ऐसी ऐसी घटनाएं इस टाइगर के शिकार करने के दौरान उनके साथ घटित हुई जिसके बारे में वो आज भी बड़े अचंभित हैं। आज का मतलब कि अब तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो काफी अचंभित रहे थे। और उनके 40 साल के शिकारी जीवन में ऐसी अलौकिक और रोमांचक घटनाएं घटित नहीं हुई थी। ऐसी ही घटनाएं जिम कॉर्बेट के साथ भी हुई थी, टेम्पल टाइगर की। वो टेम्पल टाइगर है जिसको जिम कॉर्बेट ने मारने की पूरी कोशिश की थी और फाइनली वो उसको नहीं मार पाए थे। और एक ऐसी ही घटना तल्ला देश मैन ईटर टाइगर के द्वारा मैन ईटिंग टाइगर के दौर में जब कॉर्बेट साहब ने देखा था कि जो मंदिर था पूर्णगिरी का मंदिर, वहाँ पर उन्होंने जलती हुई लाइटें देखी थी रात को। और उसके बारे में भी जो कॉर्बेट है उन्होंने लिखा है कि वो आश्चर्यचकित हुए इन घटनाओं से। और ऐसे ही आश्चर्यजनक जो घटनाएं थी इस टाइगर का शिकार करते हुए राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने फेस की थी। इसलिए राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के द्वारा इस टाइगर को प्रेत मैन ईटर बाघ का नाम दिया गया। और ये क्या क्या घटनाएं हुई ये सब मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही रोमांचक स्टोरी है, मेरी स्टोरी के साथ आप बने रहना। सन 1934 की बात है, 1934 की। जो दनुआ का प्रसिद्ध जंगल है वहां पर 2 मेल टाइगर के बीच में अपनी टेरिटरी को लेकर के फाइट हो गई थी। और उसमें जो टाइगर लड़ाई हार गया वो अपनी जान बचा करके भागा और उसको कई जख्म लगे थे। और वहां से कई किलोमीटर दूर जाकर के उसने एक झाड़ी में शरण ली और उस झाड़ी में बैठा हुआ वो अपने जख्मों को चाट रहा था। शिकार का पीछा
उसको पकड़ने के लायक वो नहीं रहा था, क्योंकि उसके काफ़ी जख्म लगे थे। और ये जो टाइगर होते हैं दोस्तों, या कैट फैमिली है जिसमें लेपर्ड भी आता है या दूसरे तमाम और तरह के बिग कैट आते हैं, उनकी जो चोटें होती हैं उनको वो अपनी जीभ के द्वारा चाट चाट करके ठीक कर लेते हैं। शरीर का ऐसा कोई भी एरिया जहां तक उनकी जीभ की पहुंच होती है वहां पर वो चाट चाट करके जख्मों को साफ कर लेते हैं, और उनमें सेप्टिक नहीं हो पाता। उनकी लार में ऐसा खासियत होती है कि वहां पर जो जख्म है वो पकता नहीं है और वो ठीक होता चला जाता है। और इसी प्रकार एक झाड़ी में बैठा वो घायल टाइगर अपने जख्मों को चाट रहा था और उनका ठीक होने का इंतजार कर रहा था वो। और 3 दिन का वो टाइगर भूखा था। और दनुआ गांव का ही एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर के उसी जंगल के एरिया में वो निकला गायों को चराने के लिए। और जब वो जो गायों का एक झुंड था जो कि 18-20 की संख्या में थी, वो उस झाड़ी के पास से जब वो गाय निकली तो टाइगर की या तो स्मेल आई होगी या टाइगर को देख लिया होगा गायों के द्वारा, उनमें भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ में वो जो गाय थी वो बिखर करके भागी। और जब गायों में भगदड़ मच गई तो गाय का एक बछड़ा था, वो भी उस भगदड़ में उसी झाड़ी की दिशा की तरफ भाग लिया जिस झाड़ी में वो टाइगर छिपा हुआ था। और जब वो बछड़ा टाइगर के बगल से निकला तो टाइगर ने एक कदम आगे बढ़ा करके उसको वहीं पर दबा लिया और उस बछड़े को मार दिया। और इस प्रकार बिना किसी मेहनत के 3 दिन के भूखे टाइगर को फूड मिल गया। और जब गायों में भगदड़ मची और गायों को उस चरवाहे के द्वारा, दरअसल में चरवाहे 2 थे, एक नहीं था, तो उन 2 चरवाहों के द्वारा उन गायों को इकट्ठा किया गया तो उन्होंने देखा कि उनका एक सफेद रंग का जो बछड़ा था वो गायब था। अब दोनों चरवाहे उस झाड़ी की दिशा की तरफ गए जिस झाड़ी के पास पहुंच करके गायों के झुंड में भगदड़ मची थी। उन चरवाहों को ये आशंका थी कि हो सकता है वहां पर कोई लकड़बग्गा वगैरह होगा जिसने कि बछड़े को पकड़ लिया होगा, क्योंकि लकड़बग्गों के द्वारा वहां पर पहले भी बछड़ों के ऊपर हमला किया जाता रहा था और चरवाहों का वहां पर सामना होता रहता था। और जिस जंगल में वो अपनी गायों को चराने के लिए गए थे वो जंगल गांव के साथ सटा हुआ था, और उससे पहले किसी भी टाइगर के द्वारा किसी पालतू जानवर के ऊपर या इंसानों के ऊपर उस समय तक हमला नहीं किया गया था। इसलिए उनकी आशंका यही थी कि हो सकता है यह किसी लकड़बग्गे का या किसी जानवर का, हो सकता है लेपर्ड ही हो, उसका शिकार बन गया हो। तो दोनों जो ने इकट्ठे होकर के जब उस झाड़ी में पहुंचे तो अचानक ही वो उस बछड़े के पास पहुंच गए। दरअसल में उन्होंने सफेद रंग का बछड़ा झाड़ी में पड़ा हुआ देख लिया था, और जैसे ही वो अपनी लाठी घुमाते हुए शोर मचाते हुए उस बछड़े के पास पहुंचे तो उसके बगल में ही टाइगर से उनका सामना हो गया। और टाइगर के बीच में और उन चरवाहों के बीच में जो रिस्पेक्टेबल दूरी थी वो खत्म हो चुकी थी। टाइगर उनसे केवल 10 फीट की दूरी पर ही था, और उस टाइगर ने अपने भोजन की रक्षा के लिए बड़ी जोरों से ग्राउलिंग करते हुए उन चरवाहों के ऊपर हमला कर दिया। और उसके इस हमले में एक चरवाहा तो अपनी जान की बाजी लेकर के भागा, लेकिन जो दूसरा चरवाहा था वो झाड़ियों में पैर अटकने की वजह से गिर गया। और उसके गिरते ही उस टाइगर के द्वारा उस चरवाहे को गर्दन से पकड़ करके दबा करके मार डाला गया। और इस प्रकार इस प्रेत मैनीटर टाइगर की शुरुआत हुई, यहाँ से उसका जन्म हुआ और उसने यह पहला मानव शिकार किया। और जब उसने यह पहला मानव शिकार किया तो उसको इंसान की ताकत के बारे में पता चला, उसकी एबिलिटी के बारे में पता चला। और इसके बाद से उस टाइगर के द्वारा एक एक करके 20 इंसानों को मारा गया। और बाद में राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जब 1935 की गर्मियों में अपने उसी रेस्ट हाउस में छुट्टियां काटने के लिए गए तो उनके साथ में उनके राजकीय शिकारी, क्योंकि जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो जौनपुर के राजा थे और उनके द्वारा मनोरंजन के लिए या
अपनी मीट की ज़रूरतों के लिए या किसी और वजह से शिकार किया जाता था। इसके अलावा वो अपने स्टेट के आसपास जो मैन ईटर टाइगर या लेपर्ड एक्टिव हो जाते थे उनका भी शिकार करते थे। और उनके द्वारा एक राजकीय शिकारी रखा गया था तनख्वाह पर, उसका नाम था अल्ताफ हुसैन। और एक शिकारी था शुक्ल जी। जो शुक्ल थे और जो अल्ताफ हुसैन थे वो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के साथ आए थे उस रेस्ट हाउस में, क्योंकि इनके जो पिता थे कृष्ण दत्त दुबे, उन्होंने राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के साथ दोनों शिकारियों को भेजा था। उस समय राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की उम्र 18 या 19 साल के आसपास की रही होगी। और जब राजा साहब वहाँ पर पहुँचे विश्राम भवन में, रेस्ट हाउस में, तो वहाँ जाकर के उन्हें पता चला कि वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो दनुआ का जंगल है, जो दनुआ का गांव है, वहाँ पर मैन ईटर टाइगर ने आतंक मचा रखा है। और आसपास के और जो तमाम गांव हैं वहाँ पर उसके द्वारा करीब अब तक 20 इंसानों को मार डाला गया है और मारकर खा लिया गया है। और वहाँ के जो निवासी थे वहाँ वो कुछ गोंड थे और कुछ संथाल थे, कुछ बैगा थे। ये कुछ जातियां थी जो वहाँ के आसपास के गांव में थी। और मेरे आइडिया से गोंड, संथाल और बैगा आज भी वहाँ पर निवास करते होंगे। जो बैगा थे वो बेसिकली पुरोहित होते थे। जैसे कि समाज में एक ब्राह्मण की जो पोजीशन होती है, ऐसी ही पोजीशन बैगा की होती थी उनके समाज में, गोंड समाज में या संथाल समाज में। से तो वो जो टाइगर था वो मैन ईटर तो नहीं था, लेकिन जब वो चरवाहा एक रिस्पेक्टेबल दूरी को ख़त्म करके केवल 10 फीट दूर ही उसके पास पहुंच गया तो उस टाइगर के द्वारा उस पर हमला किया गया था, उसको मार डाला गया था। दरअसल में कोई भी टाइगर इंसान के ऊपर हमलावर नहीं होता, वो तभी हमला करता है जब कोई इंसान उसकी रिस्पेक्टेबल दूरी की परवाह ना करके उसके अत्यंत नज़दीक चला जाता है, चाहे वह जानबूझकर जाए या अनजाने में पहुंच जाए। एक नॉर्मल टाइगर की जो रिस्पेक्टेबल दूरी होती है वो करीब 50 मीटर के आसपास का एरिया होता है। यानी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या बैठा हूँ जंगल में, तो मेरे से जो 50 मीटर की दूरी पर जो टाइगर होगा, अगर मेरा उससे सामना हो जाएगा 50-60 मीटर से, तो वो अचानक से मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। वो जजमेंट करेगा, मेरे को देखेगा, वॉच करेगा। और अगर मैं उसको देख करके भागने की कोशिश करूँगा तो वो मेरा पीछा जरूर करेगा। और अगर मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा और डटा रहूँगा वहाँ पर, तो वो टाइगर की भी हिम्मत नहीं होगी हमला करने की। ये 50-60 मीटर का जो डिस्टेंस होता है ये एक रिस्पेक्टेबल दूरी होती है एक नॉर्मल टाइगर की। लेकिन जो बच्चों वाली माँ होती है उसकी रिस्पेक्टेबल जो दूरी होती है वो 100 मीटर या 120-130 मीटर के आसपास भी हो सकती है। यानी 300-400 फीट की दूरी पर भी अगर कोई माँ अपने बच्चों के साथ है और इंसान का उसके साथ सामना हो जाए तो वो माँ हमलावर हो जाती है इंसान के ऊपर। उसकी कोशिश होती है कि उस इंसान को डरा करके दूर भगाया जाए, बच्चों से दूर करा जाए। और जब वो इंसान सर पर पैर रख करके भागता है तो वो उस मादा के द्वारा उसका पीछा किया जाता है। और क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो माँ होती है शेरनी या बाघिन, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, अमूमन वो भूखी रहती है तो भागते हुए शिकार को पकड़ लेती है। और कई बार जो बाघिन होती हैं वो भी इसी प्रकार मेंटर बन जाती हैं। और इसके अलावा अगर कोई टाइगर अपने खाना खा रहा है, अपना भोजन ले रहा है या भोजन की सुरक्षा में बैठा है, तो उसका जो घेरा है वो भी 50 मीटर 60 मीटर के आसपास का होता है रिस्पेक्टेबल। और ये जो रिस्पेक्टेबल दूरी होती है ये टाइगरों के स्वभाव के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर स्वभाव क्रोधी है टाइगर का तो वो 50-60 मीटर दूर से भी इंसान के ऊपर हमला कर देता है। और शांत स्वभाव का टाइगर है तो कई बार वो इंसान को 25-30 मीटर पास पाकर भी धीरे से खिसक जाता है, इंसान के ऊपर हमला नहीं करता। इसके अलावा जब टाइगर इंसान के ऊपर हमला करता है तो 15-20 मीटर का जो डिस्टेंस होता है वो टाइगर बला की तेजी से पूरा करता है और पलक झपकते ही इंसान के सर पर जाकर के सवार हो जाता है। 15-20 मीटर का मतलब ये है कि करीब 30-40 फीट के आसपास की ये दूरी होती है वो एक क्षण में टाइगर के द्वारा पूरी कर ली जाती है। और यहाँ पर जो चरवाहा था वो तो केवल 10 फीट 3 मीटर की दूरी पर ही था और 1 सेकंड से भी कम समय लगा होगा उस टाइगर को उस चरवाहे को पकड़ने में। खैर जो भी है, इस प्रकार उस मैन ईटर टाइगर की शुरुआत होगी यहाँ से। और इसके बाद में उस टाइगर ने धीरे धीरे एक एक करके 20 इंसानों को मारा। जून 1934 की बात है, 1934 की।
ठीक ऐसे ही परिस्थिति का सामना दो चरवाहों को फिर से करना पड़ा। इस बार टीनेजर दो बच्चे अपनी बकरियों को लेकर के दनुआ गांव, जो दनुआ का विश्राम भवन है, रेस्ट हाउस है, वहां से 6 किलोमीटर दूर उत्तर में संथालों का, जो संथाल जाति है, उनका गांव था। उनके वो दो टीनेजर बच्चे अपनी बकरियों को लेकर के खेतों में ही चराने गए थे और खेतों के पास ही झाड़ियां थी और वहां से जंगल शुरू हो जाता था। और अचानक उन्होंने देखा कि एक टाइगर बकरियों की तरफ तेजी से भागता हुआ आ रहा है और उनका ध्यान तब पड़ा जब बकरियों में भगदड़ मची और बकरियां चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी। तो उन्होंने, जो कि आपस में बातों में मशगूल थे दोनों टीनेजर बच्चे, उन्होंने देखा कि एक टाइगर बड़ी तेजी से एक बकरी का पीछा कर रहा है और पलक झपकते ही उसने उस बकरी को दबोच लिया। और उन बच्चों के द्वारा जो पत्थरों को उठा उठा करके उस टाइगर को मारने की कोशिश की गई और टाइगर को एक दो पत्थर लगे भी या नहीं लगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन पत्थर खाने को लेकर के उस टाइगर ने इसको अपना अपमान समझा और इसके बाद में उस टाइगर ने उस बकरी का पीछा छोड़ा और बड़ी तेजी से वो उन बच्चों की तरफ झपटा। और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए जब भागे तो उसने उनको ज़्यादा दूर नहीं भागने दिया और एक बच्चे को उसने झपट करके पकड़ लिया और इसके बाद में उसको मार कर वो जंगल में ही ले गया और मरी हुई बकरी को वो वहीं छोड़ गया। और जो बच्चा बच करके गांव में पहुंचा था तो उसने गांव में जाकर के इस बात की सूचना दी और जो गांव के संथाल थे उनके द्वारा बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई उसकी बॉडी को, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। और इस प्रकार इस टाइगर के द्वारा धीरे धीरे एक एक करके घटनाएं की जाती रही। इसके बाद 1935 की गर्मियों में जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे अपने रेस्ट हाउस में मई का महीना में पहुंचे तो उनको इस मैन ईटर टाइगर के बारे में पता चला। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को इस मुसीबत से राहत दिलाएंगे। उनके साथ में उनके राजकीय शिकारी अल्ताफ हुसैन और शुक्ल भी थे। 1935 की मई के पहले सप्ताह में दो संथाल भागते हुए रेस्ट हाउस की तरफ आए। वो 4 किलोमीटर का जो सफर था, कभी भागते कभी चलते, अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए वो विश्राम स्थल पर पहुंचे जहां पर कि राजा यादवेंद्र दत्त रुके हुए थे। उनको मालूम था कि राजा साहब आकर के रुके हुए हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि दिन के 11 बजे पूरी धूप में गांव की कुछ औरतें, जो उनका कुआं था गांव के बाहर था, वहां पर वो कपड़े धो रही थी। 5-6 औरतों का झुंड था और इसी बीच ना जाने कहां से टाइगर प्रकट हुआ और उसने एक औरत को जो कपड़े धो रही थी उसको मार डाला और मार करके वो उसको ले गया है। और इस घटना को सुनते ही जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उन्होंने उन संथालों को चुप रहने को कहा और वो जल्दी से अपने कमरे में गए और उन्होंने अल्ताफ हुसैन को आवाज़ मारकर बुलाया। अल्ताफ हुसैन ने 450 बोर की एक्सप्रेस राइफल संभाली और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे उन्होंने 470 बोर की एक्सप्रेस राइफल ली और कुछ मैगजीन उठाई। और उसके बाद में उन्होंने शुक्ल जी को बोला कि बाद में वो वहां पर पहुंच जाए और आदमियों को लेकर के, कुछ रसद लेकर के, कुछ खाने का सामान लेकर के अभी वो वहां पर जा कर के पता करते हैं कि उस टाइगर के द्वारा क्या घटना की गई है और अगर मौका मिलेगा तो वो उसको मारेंगे। जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे संथालों के साथ चले तो वो उनसे घटना के बारे में पूछते गए। तो वो जो संथाल थे जब घटना के बारे में बताते थे तो रुक जाते थे, खड़े हो जाते थे और जब वो चलने लगते थे तो उनके द्वारा बोला नहीं जाता था। तो इसलिए राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने उनको बोला कि तुम चलते रहो, खड़े रह करके समय नष्ट मत करो, मैं वहां जाकर के पता लगा लूंगा, मुझे उन औरतों से मिलाओ जिन औरतों ने उस टाइगर को देखा था, उस झुंड की औरतें जो बाद में बच गई थी और भाग गई थी और एक औरत को टाइगर लेके गया था। और जब घटना स्थल पर जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे पहुंचे वहां पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई ब्लड का निशान नहीं देखा, लेकिन वहां पर जो जमीन गीली हो गई थी कपड़े धोने की वजह से, वहां पर उन्होंने एक बड़े मेल टाइगर के निशान देखे और उनको उन औरतों से मिलवाया गया जो 5-7 औरतें वहां पर कपड़े धो रही थी। उन्होंने बताया
कि उनको पता ही नहीं चला कि टाइगर कहाँ से आया है, कब आया और कब उसने उस औरत को पकड़ लिया। उन्होंने तो केवल उस औरत की जब चीख सुनी तो उन्होंने देखा कि एक टाइगर औरत को कमर में से पकड़ करके उसको हवा में सीधा ही उसने उठा रखा है, और वो औरत जीवित अवस्था में थी। उसको टाइगर ने नहीं मारा था और वो अपनी जान बचाने के लिए जोरों से चिल्ला रही थी, और टाइगर उसको कमर से ग्रैब करके हवा में उठा करके सीधा जंगल की तरफ निकल गया था, खेतों की तरफ निकल करके। आगे धनुआ का जंगल था प्रसिद्ध हजारीबाग का, और ये जो धनुआ का हजारीबाग का जंगल है वो आज भी है, और वहां पर रेस्ट हाउस आज भी है, और वो आज भी रिजर्व फॉरेस्ट है। वह 10-12 झोपड़ियों वाला संथालों का गांव था। सबको घरों में ही रहने का आदेश देकर जो यादवेंद्र दत्त थे तथा उनके राजकीय शिकारी अल्ताफ हुसैन बाघ के पीछे निशानों का पीछा करने लगे। करीब 100 गज तक वो नरभक्षी बाघ कभी आड़ा कभी तिरछा होता हुआ गया था, और औरत को कमर से पकड़ रखा था। पैर जमीन पर लटक करके घसीटन का स्पष्ट निशान बना रहे थे। 100 गज जाने के बाद जो जमीन थी घटनास्थल से वो 30 से 40 फीट नीचे हो गई थी, ढलान थी मतलब। तो नीची जमीन पर उस जो प्रेत बाघ था उसने औरत को रखा वहां पर जमीन पर, और वहां पर नीची जमीन पर रख करके उसने तब उस औरत को गले से पकड़कर मारा था। और जिस जगह पर उस बाघ ने उस औरत को जमीन पर रख करके उसको उसका गला पकड़ करके उसको मारा था, उस जगह पर खून का एक कुंड सा बन गया था। ये जो खून था ये कमर के जो घाव थे जहां पर टाइगर ने पकड़ बना रखी थी, जब वहां से पकड़ कर उसने छोड़ी और उसके बाद उसने उस औरत का गर्दन पकड़ने की कोशिश की तो वहां पर कुंड बन गया था खून का, और वहां पर संघर्ष के निशान भी मिल रहे थे, जिससे पता चलता था कि उस औरत ने अपना गला बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर जरूर चलाए थे, लेकिन 270 किलो टाइगर के सामने उसकी एक नहीं चली। और दूसरी बात यह है कि टाइगर ने जिस जगह पर उस औरत को मारा था वो थोड़ी नीची जगह थी, और वहां से वो जो टाइगर को जो गांव के लोग थे वो नहीं देख सके थे, और ना टाइगर भी गांव को देख सकता था। और करीब 100-125 मीटर दूर ले जाकर के उस टाइगर ने जब उस औरत को मार दिया, उसके बाद वो उसको गले से पकड़ करके उसको घसीट करके आगे ले जाने लगा। फुल अलर्ट, एकदम चुस्त निगाहों से दाएं बाएं और सामने पूरे 180 डिग्री को ध्यान रखते हुए राजा यादवेंद्र दत्त दुबे पैदल ही उस टाइगर का पीछा कर रहे थे, और उनके पीछे चल रहे थे अल्ताफ हुसैन, जो कि पीछे का 180 डिग्री का एरिया देखते जा रहे थे और कवर करते जा रहे थे। और इस प्रकार उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन पीछे से भी ध्यान रखना जरूरी था। अमूमन जो मैन ईटर टाइगर होता है, जब उसका पीछा किया जाता है तो कई बार वो दलेरी से सामने से भी हमला कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो शिकारियों को देख करके खामोशी से छिप जाता है, और जब शिकारी उसको पार करके चले जाते हैं तो वो पीछे से पकड़ लेता है। इसलिए पीछे का जो ख्याल था वो शिकारी अल्ताफ हुसैन रख रहे थे, और सामने का जो ख्याल था वो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे रख रहे थे। और इस प्रकार वो घसीटों के निशानों का पीछा करते जा रहे थे। और जब वो उस कुंड पर पहुंचे थे जहां पर खून का कुंड बना हुआ था, तो उस कुंड में टाइगर के पंजे पड़ गए थे, और उसके आगे उन पंजों का निशान भी उनको मिल रहे थे, घसीटने के निशान भी मिल रहे थे। झाड़ियों में फंसने की वजह से उस औरत के कपड़े उतरते चले जा रहे थे, और वो टाइगर राजा यादवेंद्र दत्त दुबे से केवल 200-250 गज आगे ही जा रहा था, क्योंकि जो भी निशान थे वो बिल्कुल ताजा मिल रहे थे। और इस प्रकार उस टाइगर को खाने का मौका नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। 2 बार ऐसा हुआ कि उस टाइगर ने उस औरत की बॉडी को नीचे रखा और खाने के लिए 1-2 कोर ही उसने खाए थे। अभी 1-2 कोर खाने के बाद में वो ज्यादा उस बॉडी को नहीं खा पाया, तो उसने देखा कि यादवेंद्र दत्त दुबे के रूप में शिकारी पीछे से आ रहे हैं, तो उसने दोबारा से उस औरत को उठाया और आगे बढ़ गया। और इस प्रकार चूहे बिल्ली का ये खेल चल रहा था। शिकारी दल से केवल 200-250 गज आगे ही वो टाइगर चला जा रहा था, और जैसे ही उसको मौका मिलता था तो कुछ देर रुक करके वो 1-2 कोर खा लेता था बॉडी में से, और जब शिकारी दल पास आ जाता था तो फिर बॉडी को उठा करके आगे चला जाता था। इस प्रकार
करीब 3-4 किलोमीटर तक शिकारी दल के द्वारा उस टाइगर का पीछा किया गया। ऐसी ही एक जगह पर जहां पर कि उस टाइगर ने उस महिला की बॉडी को नीचे रख करके खाया था, अल्ताफ हुसैन झुक कर देख रहे थे। तभी दुबे का ध्यान सामने था और पीछे से आहट आई तो चौंक करके जब दुबे ने भी पीछे देखा और अल्ताफ हुसैन ने भी देखा तो उनका जो शिकारी शुक्ल थे वो 3-4 जनों के साथ निशानों का पीछा करते हुए आप पहुंचे थे। अब वो 6 जनों की टोली उस मैन ईटर टाइगर का पीछा करने लगी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर जो बाघ था वो जोरों से गुर्राने लगा और दरअसल में वो जो बाघ था वो उस महिला की बॉडी को खा रहा था। जब ये निशानों को देख रहे थे उसके बाद जब शुक्ल आए थे तो वो आपस में इशारों में उन्होंने बात की और जब उन्होंने पीछा करके गए तो आगे एक झाड़ी में बैठा टाइगर महिला की बॉडी को खा रहा था। जब उसने शिकारी दल को देखा तो वो जोरों से गुर्राने लगा और गुर्रा करके वो शिकारी दल को धमका रहा था कि वो आगे ना बढ़े, नहीं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन टाइगर के गुर्राने का शिकारी दल पर कोई खास असर नहीं पड़ा और शिकारी दल बिल्कुल निश्चिंत होकर के, शांत होकर के खड़ा हो गया और राइफलों को उन्होंने तैयार कर लिया। शुक्ल के पास भी राइफल थी और ये जो 6 जने थे ये कुछ देर खड़े रहने के बाद में फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि गुर्राहट झाड़ी में किस दिशा की तरफ से आ रही थी। जब उस बाघ ने देखा कि ये जो शिकारी दल है उसके ऊपर गुर्राहट का कोई असर नहीं हो रहा और जैसे जैसे टाइगर गुर्राहट कर रहा है वो शिकारी दल आगे बढ़ता जा रहा है और शिकारी दल को उस दिशा का पता चल रहा है जहां से शेर गुर्राहट कर रहा है, तो शेर ने गुर्राहट करनी बंद कर दी और उसके बाद वहां पर पिन ड्रॉप शांति छा गई और ये पता नहीं चला कि वो जो टाइगर था, वो जो बाघ था, वो वहीं पर बैठा हुआ महिला की बॉडी को खा रहा है या वहां से चला गया है। जब तक वो बाघ गुर्रा रहा था तब तक तो जो शिकारी दल था वो बेफिक्र था, उनको पता था कि कहां से आवाज आ रही है और कितनी दूर से आ रही है। लेकिन जब बाघ ने गुर्राना बंद कर दिया तो अब उनके लिए खतरे वाली बात हो गई थी। हो सकता है बाघ घूम करके पीछे आ गया हो सकता है बाघ वहीं पर कहीं छिप करके उनके दाव लगा कर बैठ गया और हो सकता है बाघ महिला की बॉडी को छोड़ करके निकल गया हो। बाघों की एक खासियत ये होती है कि जब बाघ बड़ी सावधानी से झाड़ियों के बीच में से निकलता है तो झाड़ियों के ऊपर के सिरे भी हिलते नहीं हैं। कई बार बाघ इतनी सफाई से चलता है तो बहुत देर तक जो शिकारी दल था वो वहां पर खड़ा रहा। बाद में वो जब उस गुर्राहट वाली दिशा की तरफ बढ़ा तो वहां पर उन्हें महिला की आधी खाई बॉडी मिल गई और बाघ वहां पर नहीं था। बाघ के जाने के निशान बने हुए थे। उन निशानों का शिकारी दल के द्वारा कुछ गज तक पीछा किया गया और उसके बाद में सामने की पहाड़ी पर जो छाया लंबी होती जा रही थी, उन्होंने शिकारी दल को बताया कि सूरज डूबने का वक्त आ गया है। अगर उनको इस जंगल में से 3-4 किलोमीटर का रास्ता पैदल पार करके वापस जाना है तो उनको लौट पड़ना चाहिए। शिकारी दल था वो पूरे 20 मिनट तक शांत खड़ा रहा और जंगल की आवाजों को सुनने का यत्न करता रहा। शुक्ल जी जो अपने साथ चाय से भरे 2 थर्मस लाए थे, 7 जने खड़े होकर के चाय पी रहे थे और 200 गज दूर एक टीला नुमा छोटी सी पहाड़ी थी, टीला था और वो करीब 70-80 फीट ऊंचा था। इस टीले पर जो जंगल था वो कम घना था। तभी राजा यादवेंद्र दत्त को टीले के ऊपर चढ़कर जाता हुआ वो बाघ नजर आया जिसका ये पीछा कर रहे थे। तुरंत यादवेंद्र दत्त ने चाय का जो प्याला था वो नीचे फेंक दिया और कंधे से 470 बोर की राइफल उतार करके निशाना लेकर के गोली छोड़ने ही जा रहे थे। तभी बड़े जोरों से चरमराने की, टूटने की, खड़खड़ाने की आवाज हुई। दुबे से 7-8 फीट दूर तेंदू का एक पेड़ था और एकाएक वो जो पेड़ था वो धरती पर गिर पड़ा और उस पेड़ की जो शाखाएं थी वो कुछ शाखाएं राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के हाथ में लगी जब उन्होंने राइफल उठा रखी थी निशाना के लिए, और कुछ उसकी जो शाखाएं थी, ब्रांचें थी, वो राइफल के ऊपर भी लगी। लेकिन जो राइफल जब नीचे गिरी जमीन पर तो गोली तो उसमें से निकल चुकी थी और गोली निशाने पर नहीं लगी, गोली कहीं हवा में ही चली गई और राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के हाथ से राइफल छूट करके नीचे गिर पड़ी। और अगर जो दुबे थे वो थोड़ा सा और पास होते तो हो सकता है वो पेड़ उनके ऊपर ही गिर जाता। और इस प्रकार यह एक बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना हुई और
जंगल के देवता ने उस शेर को, उस टाइगर को मरने से बचा लिया। इस प्रकार प्रकृति माँ ने उस प्रेत शेर को मरने से बचा लिया था। इस घटना ने सभी को चौंका दिया। इस घटना का कारण जानने के लिए उस तेंदू पेड़ के पास जब शिकारी दल गया तो उन्होंने देखा कि दीमकों ने उस तेंदू के पेड़ की जड़ों को खा डाला था। यह तो किस्मत अच्छी थी कि टहनियां ज्यादा लंबी नहीं थी, नहीं तो सिर का भुरता बन गया होता। इस प्रेत बाघ का शिकार करते समय ऐसी कई घटनाएं राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के सामने आई जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण और कारण का उन्हें कभी पता नहीं चला। यादवेंद्र के 40 सालों के शिकारी जीवन में इन घटनाओं का रहस्य ही बना रहा। 2 बार, 3 बार, 4 बार यह प्रेत बाघ यादवेंद्र दत्त दुबे के हत्थे भी चढ़ा और ऐसा लगा कि वो अब मरा और अब मरा, किंतु ऐसी कोई गोली नहीं बनी थी जिस पर उस प्रेत बाघ की मौत लिखी हो। इस रहस्यमय घटनाओं के कारण ही इस मानव बख्शी बाघ को प्रेत बाघ का नाम दिया गया। और एक बार तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की खुद की जान जाते जाते उस प्रेत बाघ के हाथों से बची। इस जगह पर तेंदू का वो पेड़ गिरा था, वहां से करीब 10-12 फीट की दूरी पर शीशम का एक 40-50 फीट ऊंचा भारी पेड़ था। उस पेड़ की शाखाओं पर 20-22 फीट की ऊंचाई पर एक मचान बांधी गई अगले दिन। और उस जगह पर जहां पर कि उस औरत की बॉडी को बरामद किया गया था, वहां पर एक कटरा बांधा गया भैंस का, और उस कटरे के पास ही उस औरत के जो बरामद किए हुए कपड़े थे खून सने, उनको भी रख दिया गया। और ये सारी व्यवस्था करके जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो शाम के 4 बजे उस मचान के ऊपर अल्ताफ हुसैन के साथ जाकर के बैठ गए और दोनों पीठ से पीठ जोड़ करके बैठ गए थे ताकि 360 का जो व्यू था वो उनकी निगाह में आता रहे। जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे 4 बजे मचान के ऊपर बैठ गए, बाद में उस कटरे को ला करके वहां पर बांधा गया और यह कटरा खूब सोच समझ कर बांधा गया था। ऐसा कटरा बांधा गया था जो खूब बोलने वाला था, खूब चिल्लाने वाला था, ताकि वो चिल्ला चिल्ला करके उस टाइगर को, उस बाघ को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ये जो मचान होता है ये पीपल के पेड़ के ऊपर कभी नहीं बांधना चाहिए। जो पीपल का पेड़ होता है उसके ऊपर मचान बांधने से मेन नुकसान ये होता है कि पीपल के जो पत्ते होते हैं उनकी संरचना ऐसी होती है कि जरा सी हवा चलने से ही वो हिलने लगते हैं और आपस में वो बजते हैं और उनके आपस में टकराने से पत्तों के एक तरह का शोर होता है। और उस शोर की वजह से कई बार टाइगर के आने की जो आहट होती है, जो धीमी आवाजें होती हैं जंगल की, वो सुनाई नहीं पड़ती शिकारी दल को। इसलिए जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो उनकी कोशिश होती थी कि पीपल के पेड़ के ऊपर कभी मचान ना बांधा जाए। इसके अलावा जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो हमेशा अवॉइड करते थे आम के पेड़ के ऊपर भी मचान बांधने के लिए। वो आम के पेड़ के ऊपर भी कभी मचान नहीं बांधते थे, क्योंकि आम के जो पेड़ होते हैं उन पर जो चींटे होते हैं या चींटियां होती हैं उनका निवास काफ़ी होता है। और उसकी वजह से ये जो चींटे या चींटियां होती हैं, ये इनकी वजह से रात को मचान के ऊपर बैठना काफ़ी दुखदाई हो जाता है, कष्ट वाला हो जाता है। इसके अलावा दिन में जो आम का पेड़ होता है उसके ऊपर जो मक्खियां होती हैं, जो बर्रे होते हैं या और कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका प्रकोप भी रहता है जो कि शिकारी दल को चैन से बैठने नहीं देता। शीशम पर मचान 20-22 फीट अल्ताफ हुसैन और दुबे पीठ मिलाकर बैठे। जब ये दोनों अपना आसन जमाकर बैठ गए तो कटरा लाकर बांधा गया। लोगों के जाते ही कटरा उन लोगों के जाने की दिशा की ओर देख करके जोरों से चिल्लाने लगा। कटरा दुबे के राइट साइड में, अल्ताफ हुसैन के लेफ्ट साइड में बांधा गया था और वो करीब 20 गज दूर बंधा था। आधे घंटे तक कटरा चिल्लाता रहा और फिर वो थक कर बैठ गया। 15-20 मिनट के बाद जब सूरज डूबने वाला था, कटरा लेट गया और जब सूरज डूब गया तो एकाएक लेटा वो कटरा उठकर खड़ा हो गया और उसके गले में बंधी घंटी जोरों से घनघना उठी। उस कटरे ने अपना मुंह उस टीले की तरफ कर लिया जहां कल शाम को भाग गया था और जहां पर शिकारी दल के द्वारा जब गोली चलाई गई थी उसके ऊपर, जब वो पेड़ गिरा था, तो उस टीले की दिशा की तरफ वो कटरा देख करके बोल रहा था। शिकारी दल की जो आशाएं थी वो आसमान की ऊंचाई तक चली गई थी
और अपना पता ना लगने देने के लिए यादवेंद्र दत्त दुबे और अल्ताफ हुसैन बिल्कुल चुपचाप खामोश होकर के बैठ गए थे। के बाद जो कटरा था वो एकाएक घूम गया और उसकी जो मुंह की दिशा थी वो मचान की तरफ हो गई और वो उस शीशम के पेड़ की जड़ की तरफ देखने लगा जिस पेड़ के ऊपर मचान बांधा गया था और जिस पर शिकारी दल बैठा था। जान पड़ता है कि जो वो प्रेत टाइगर था वो उस शिकारी दल के पेड़ के बिल्कुल ठीक नीचे आकर के बैठ गया था और कटरा वहां से 20 गज की दूरी पर था और वो उस कटरे का ध्यान भटकाने के लिए कभी पेड़ के नीचे बैठ जाता था, कभी किसी झाड़ी में जाकर बैठ जाता था और कटरे की भाव भंगिमा बड़ी उत्तेजित हुई पड़ी थी और वो अपने कान खड़े कर करके कभी बाएं घूम जाता था, कभी दाएं घूम जाता था और वो बार बार रस्सी तोड़ाने की कोशिश करता था, झटका मारता था रस्सी को जिससे कि रस्सी टूट जाए और वो जान बचा करके वहां से भागे। तभी अचानक से एक छाया सी पेड़ के नीचे से निकली और उसने कटरे को जाकर के दबा लिया और धम से एक आवाज हुई और कटरा नीचे गिर गया और जो बाघ था, जो टाइगर था, वो उसके ऊपर आ गया और उनके अंदर गुत्थम गुत्था की पोजीशन सी बन गई क्योंकि कटरे ने बचने की पूरी कोशिश की लेकिन टाइगर के सामने उसका बस नहीं चला और टाइगर ने एक क्षण के अंदर ही जो कटरा था उसका संघर्ष समाप्त कर दिया और कटरा नीचे गिर गया और टाइगर उसके ऊपर आ गया। इसके बाद में जो शिकारी दल ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने अपनी राइफल से एक एक गोली चलाई। उनकी मैगजीन में 5 गोलियां थी, 450 बोर की राइफल में और 470 बोर की राइफल में। और जब एक एक गोली उनके द्वारा छोड़ी गई तो जो टाइगर था, जो बाघ था, वो वहां से छलांग मार करके चला गया और उसके बाद जो कटरा था उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी रही और शिकारी दल को इस बात का कोई आइडिया नहीं था क्योंकि अंधेरा काफी था। उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि जो गोली है वो टाइगर को लगी है या कटरे को लगी है। अगर टाइगर को लगी है, टाइगर मर गया है या नहीं, लेकिन फिर भी अंधेरे में नीचे उतरना सुरक्षित नहीं था। वो शांत होकर के ऊपर बैठे रहे। उनके पास ऊपर रात भर बैठने की व्यवस्था करके वो आए थे और करीब आधे घंटे के बाद में जो अल्ताफ हुसैन थे उन्होंने उंगल से छू करके राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को दोबारा से इशारा किया और उन्होंने देखा कि जो टाइगर था वो उस कटरे की बॉडी के ऊपर दोबारा से आ गया था और इस बार दोबारा से उन्होंने फिर जब एक एक गोली चलाई उस टाइगर के ऊपर तो टाइगर को गोली लगी या नहीं लगी इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो टाइगर था वो दहाड़ता हुआ उनके शीशम के पेड़ की तरफ लपका और पेड़ के नीचे आकर के वो दहाड़ दहाड़ कर पेड़ के ऊपर छलांगे लगाने की कोशिश कर रहा था और पेड़ के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन पेड़ के चारों तरफ जो शिकारी दल की सेफ्टी के लिए कांटों का एक जाल सा बांध दिया गया था। जो कांटे, वो वाले कांटे नहीं जो पेड़ के कांटे होते हैं, एक वायर होती है कांटों वाली, वो जो शुक्ल जी थे वो अपने साथ लाए थे और उस वायर को पेड़ के चारों तरफ कई जगह लपेट दिया गया था जिसकी वजह से वो जो टाइगर था वो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाया। वैसे भी जो टाइगर होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो पेड़ पर इतने चढ़ने में कुशल नहीं होते जितना कुशल लेपर्ड होता है। और जब वो टाइगर दहाड़ दहाड़ कर उस मचान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उनकी मैगजीन में 3-3 गोलियां थी। उन शिकारी दल के द्वारा उस टाइगर के ऊपर 6 गोलियां चलाई गई और जब 6 गोलियां चली, उनकी चमक, उनके शोर को सुनकर के टाइगर वहां से भाग गया और उनकी जो मैगजीन थी वो खाली हो गई और उन्होंने दोबारा से नई मैगजीन रीलोड करी और उसके बाद सतर्क होकर के बैठ गए। लेकिन उसके बाद में टाइगर दोबारा नहीं आया। लेकिन 6 गोलियां चलने की जो आवाज थी वो विश्राम भवन था जो वहां से 3-4 किलोमीटर दूर था, वहां तक पहुंची और वहां से जो एक सवारी हाथी था उसके ऊपर सवार होकर के जो शुक्ल थे और साथ में आखेट रक्षक, जो कि जो दनुआ का जो जंगल था, जो हजारीबाग का जंगल था, वहां का जो आखेट रक्षक था वो भी विश्राम भवन में रुके हुए थे। ये 2 जने और साथ में महावत को लेकर के ये 3 जने उस मचान की दिशा की तरफ गए और करीब पौन घंटे में वो उस मचान के पास पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्हें पूरी घटना के बारे में पता चला और वहां से वो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को और अल्ताफ हुसैन को लेकर के वापस विश्राम भवन की तरफ आ गए। अगले दिन सुबह ही उसी सवारी हाथी पर सवार होकर के जो शिकारी दल था वो घटनास्थल पर पहुंच गया और जब वो घटनास्थल पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां से कटरा गायब था।
शिकारी दल की अनुपस्थिति में वो जो टाइगर था वो तीसरी बार आया था और उसके बाद में उसने उस रस्सी को अपने दांतों से काटा और दांतों से काट करके वो जो कटरा था उसकी बॉडी को वो ले गया। दरअसल में ये जो बिग कैट होती है इसके सामने 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे कैनाइन दांत होते हैं जो कि शिकार को मारने के लिए काम आते हैं। लेकिन उनके जो पीछे के दांत होते हैं वो एक कैंची के फलक की तरह एक दूसरे को पास से निकलते हैं, जिससे कि जो टाइगर है या जो भी बिग कैट है वो मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको निगल जाते हैं। ये मांस को चबाते नहीं हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके उनको निगल जाते हैं। और उन्हीं दांतों से उन्होंने उस रस्सी को भी काटा। उस बाघ ने शिकारी दल के द्वारा घसीटन के निशानों का पीछा किया गया। 900 मीटर चलने के बाद एक सूखे नाले के पास तक शिकारी दल जा पहुंचा। उस सूखे नाले के अंदर एक ढलवा रास्ते से निशानों का पीछा कर हाथी जब नाले में उतरा तो वो जो नाला था वो 8 फीट गहरा था और उसका जो पार्ट था करीब 100 मीटर के आसपास का वो नाला था और बरसातों में भरकर बहता था। कहीं कहीं उसमें पानी के खड्डे इस मई जून के महीने में भी थे जहाँ पर कुछ कुछ पानी पड़ा हुआ था। और जब बरसातों में वो नाला भरकर बहता था तो जो किनारा था उसके अंदर से उसने मिट्टी का कटान किया था, जिससे कि 5-6 फीट गहरी एक गुफा सी बन गई थी किनारे के अंदर। और जब ऊपर से शिकारी दल देखने की कोशिश कर रहा था तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया, तो एक ढलवा रास्ते से हाथी को नाले के अंदर उतारा गया और नाले के अंदर उतार करके उन्होंने देखा कि वो जो गुफा नुमा जगह बनी हुई थी उस नाले के अंदर, वहां तक उस टाइगर के उस बाघ के निशान जा रहे थे। और जो हाथी था उस गुफा के सामने जाकर के खड़ा हो गया और खड़ा होकर के जो शिकारी दल था वो विचार विमर्श करने लगा कि टाइगर के जो पगमार्क है उसके निशान अंदर जाने के तो हैं लेकिन बाहर आने के नहीं है। इसका मतलब या तो वो बाघ है अंदर कहीं आराम कर रहा होगा, सोया होगा, या हो सकता है वो अंदर बैठा जो मरा हुआ कटरा है उसका भोजन कर रहा हो। और यह भी हो सकता है कि वो इनको देख करके होशियार हो गया हो, अलर्ट हो गया हो हाथी को देख करके। अभी वो बैठे विचार विमर्श कर ही रहे थे, उधेड़-बुन में ही थे कि अब आगे क्या किया जाए। उस सवारी हाथी के ऊपर में राजा यादवेंद्र दत्त दुबे अपनी 470 बोर की राइफल के साथ थे, 450 बोर की राइफल के साथ में अल्ताफ हुसैन थे। इसके अलावा जो आखिर रक्षक था वो भी अपनी 12 बोर की राइफल के साथ आया था और इसके साथ साथ शुक्ल जी थे, वो भी अपनी राइफल के साथ आए थे और इसके साथ में महावत थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 5 जने थे उस हाथी के ऊपर, जिसमें 4 शिकारी थे और वो आपस में अभी डिसाइड ही कर रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं था। और क्योंकि जो टाइगर का 15-20 मीटर का जो हमला होता है वो बहुत तेजी से होता है और इंसान को बचने का कोई मौका नहीं मिलता इतनी कम डिस्टेंस से। वो अभी इस उधेड़-बुन में ही थे कि अचानक जो टाइगर था वो उस गुफा के अंदर भयानक रूप से ग्राउलिंग करता हुआ हाथी पर एक हथगोले की तरह लपका। और जब हाथी ने क्रोधित बाघ को अपनी तरफ लपकते हुए देखा तो वो पलटकर भागा। और हाथी के इस प्रकार भागने से जो शिकारी दल था उनको अपने आप को संभालने में दिक्कत हो रही थी और जो शुक्ल थे उनके हाथ से जो राइफल थी उनकी वो छूट करके नीचे गिर गई थी। लेकिन इसी बीच राजा यादवेंद्र दत्त ने और जो उनके शिकारी थे अल्ताफ हुसैन, उन्होंने उस टाइगर के ऊपर गोलियां तो चलाई, लेकिन जो गोली थी वो निशाने पर तो क्या लगनी थी। और इसके अलावा जो आखिर रक्षक थे उन्होंने भी अपनी 12 बोर की बंदूक से गोलियां चलाई और कई राउंड फायर किया गया उस टाइगर के ऊपर। लेकिन टाइगर ने 1-2 सेकंड से अधिक का वक्त नहीं दिया और जैसे ही हाथी पलटकर भागा, टाइगर ने अपनी दिशा पलटी और 2 ही छलांगों में वो नाले के दूसरे किनारे के ऊपर चढ़ गया, जो कि 8 फीट ऊंचा किनारा था, और उसके ऊपर चढ़ करके वो जंगल में भाग गया। और टाइगर के चले जाने के बाद भी वो हाथी रुका नहीं और वो बिग टट लगातार भागता ही चला गया और नाले के किनारे पर चढ़ करके ढलवा किनारे से ऊपर आकर के वो जंगल में भी भागा और बड़ी मुश्किल से महावत के द्वारा उस हाथी को कंट्रोल किया गया। वो हाथी इस क्रोधित टाइगर से अधिक दूर भाग जाना चाहता था। अगर इस आपाधापी में शिकारी दल का कोई सदस्य नीचे बैलेंस खो करके गिर जाता तो अवश्य उस टाइगर का शिकार वो बन सकता था।
और टाइगर को एक भी गोली नहीं लगी। और इस प्रकार 3 मौके उस टाइगर को मारने के मिले थे राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को, लेकिन वो टाइगर को मार नहीं पाए। एक भी गोली उस टाइगर को नहीं लगी। हर बार प्रकृति माँ ने उस टाइगर को बचाया। एक बार तो टाइगर को गोली तब मारने की कोशिश की गई थी जब वो टीले पर था, जब पेड़ गिर गया था। दूसरी बार टाइगर पर तब गोली चलाई गई थी जब वो मचान पर बैठे थे। तीसरी बार जब वो हाथी के ऊपर बैठे थे तब भी वो टाइगर बच करके निकल गया। और इस प्रकार 3 जो प्रयास थे उस टाइगर को मारने के वो असफल हो गए। और राजा यादवेंद्र दत्त के दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है उनका यहाँ तो निशाना खराब हो गया है, या फिर उनकी जो राइफल है उसकी मक्खी है। मक्खी का मतलब साइट होती है ऊपर, जिसमें से रख करके निशाना लगाया जाता है। नाल के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक मक्खी बनी होती है, एक निशान होता है, उसको सीध में रख करके निशाना लिया जाता है। यहाँ तो वो मक्खी का बैलेंस खराब हो गया है या वो मक्खी उखड़ गई है। उन्होंने अपनी राइफल की खूब अच्छी तरह से देखभाल की तो मक्खी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी, उसकी साइट दर्शिका बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद में उन्होंने एक बोतल को टांग करके निशाने भी लगाए गए और उनके सारे निशाने बिल्कुल 100 गज की दूरी से भी बिल्कुल सही लगे। तो इससे राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को कॉन्फिडेंस वापस आया कि उनका निशाना भी ठीक है, उनकी राइफल की मक्खी भी ठीक है। ये जो टाइगर है, ये जो प्रेत टाइगर है, इसको बचाने में जो जंगल के देवता है वो उसकी सहायता कर रहे हैं। और इसी उधेड़ बुन में, निराशा में, जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो 2-3 दिन उन्होंने रेस्ट किया रेस्ट हाउस में आकर के, और 2-3 दिन के लिए उन्होंने इस टाइगर के पीछे जाने का विचार छोड़ दिया। और अल्ताफ हुसैन को ये बोला गया कि आसपास के गांव में यह सूचना भिजवा दी जाए कि उस टाइगर के द्वारा कोई भी घटना की जाए तो उसकी तुरंत सूचना दी जाए, जिससे कि उस टाइगर का दोबारा से पीछा किया जाए और उसको खोज करके मारा जाए। इसके बाद की जो स्टोरी है दोस्तों वो मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक किंतु सत्य स्टोरी है राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की। और राजा यादवेंद्र दत्त दुबे कॉर्बेट की तरह ही पैदल चल करके मैन ईटर टाइगर का पीछा करते रहे हैं। और इसके आगे की स्टोरी मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।